हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा दैट विल बी ऑन द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। लास्ट लेक्चर में हमने एड्स किया था, उससे पहले जो है हमने कैंसर किया था, और इन दोनों से ही रिलेटेड जो है मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। चलो सो बेटा हमारे जो होमवर्क था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट। कौन सी टेक्निक जो है वो सेफेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कौन सी टेक्निक जो है सेफेस्ट है। सेफेस्ट मतलब जैसे हम रेडियोग्राफी भी करते हैं, सीटी स्कैन भी करते हैं, एमआरआई भी करते हैं। कैंसर की डिटेक्शन में अगर आपको याद हो हमने ये सब डिस्कस किया था। तो इसमें से हमसे पूछा है सेफेस्ट। देखो सेफेस्ट वही होगी जहां पर एक्सरेज यूज नहीं होंगी। और कहाँ नहीं होती है एक्सरे यूज? एमआरआई में, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर। तो हम इसके अंदर आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा? एमआरआई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एड्स। एड्स के रिगार्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट वन इज द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद द इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं, मैंने आपको बताया था सिंपल खाना खाने से, कोई भी टच करने से HIV ट्रांसमिट नहीं होती है। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शन। देखो बेटा कुछ बच्चों ने पूछा था मैम व्हाट इज ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है जो थोड़ा यूं कह लो जिसको होने का खतरा ज्यादा हो। ससेप्टिबल मतलब हम कहें कि भाई ये जो पेशेंट है, ये जो बंदा है, ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ये इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर है, ये बार बार जो है अपनी वेन्स के अंदर जो है अपने ड्रग अब्यूज करता है, ठीक है। और इनका एक फ्रेंड सर्कल है जो आपस में एक ही नीडल को यूज कर करके अपना भाई ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। तो उनको तो नहीं पता ना किसकी नीडल वो यूज क्यों, ये किसे एड्स है। सो ऐसे पेशेंट जो खुद को कहते हैं, बोल ऐसे चीख चीख कर कहते हैं आओ कि हमें एड्स हो जाओ, वो है ससेप्टिबल पेशेंट। जो खुद का ध्यान नहीं रहते, जो कहते हैं वी विल डाई ऑफ इग्नोरेंस। हमने एड्स में क्या कहा था? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ससेप्टिबल वो लोग वो हैं जो मतलब जिनको बहुत खतरा है और वो क्योंकि वो अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहे, प्रिकॉशंस ही नहीं ले रहे, तो वो ससेप्टिबल है, ठीक है। सो ड्रग एडिक्ट लीस्ट ससेप्टिबल नहीं है, दे आर मोर ससेप्टिबल ना। तो ये लिस्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। देन एड्स पेशेंट आर फुली क्योर्ड विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। ये कटो इसको। एड्स पेशेंट जो है वो देखो बेटा, एड्स मैंने आपको बताया था एड्स अगर एक बार हो गई तो हो गई, वो क्योर नहीं हो सकती है, ठीक है। सो एड्स पेशेंट जो है दे आर नॉट, एक मिनट ये क्या हुआ, ये है आपका, ठीक है। सो 8 पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस इट एंटर्स द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स एंड रिड्यूसिंग देयर नंबर, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। HIV मैंने आपको बताया था होता ही क्या है कि जो आपके जब वायरस होती है दे जस्ट इन्फेक्ट द T लिम्फोसाइट्स, और उनको इन्फेक्ट करने के बाद जो T लिम्फोसाइट्स है वहां पे डिवाइड करती हैं, और जब वो वहां से रिलीज होती है तो T लिम्फोसाइट बस्ट हो जाती है, धीरे धीरे उनका नंबर जो है काफी कम होने लग जाता है। तो आपका जो इसमें लास्ट ऑप्शन है मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ऊपर वाली 3 जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, a certain ex-patient is suspected to be suffering from acquired immune deficiency syndrome, that is AIDS, ठीक है। Which diagnostic test will you recommend for its detection? मैंने आपको बताया था डिटेक्शन ऑफ एड के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं दैट इज एलाइजा। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओगे बेटा, ये तो मैंने बताया सिंपल डिटेक्शन के लिए, अगर ये एलाइजा जो है पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाओगे फॉर एड्स? एलाइजा इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन। इफ एलाइजा कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है तब आप कौन सा टेस्ट रेकमेंड करते हैं पेशेंट को फॉर द इट्स कंफर्मेशन,
ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा एलाइजा हो जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट आप मुझे बताएंगे कौन सा होता है, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। HIV के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट से हमें बताना है कौन सा ठीक है। सो फर्स्ट वन इज HIV इज अ एनवेलप्ड वायरस, ठीक है जी, कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, नहीं, यहां पर कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो रोंग कर दो इसको। नेक्स्ट, HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecules of single stranded of RNA, बताया था, and 2 molecule of reverse transcriptase, ये भी मैंने आपको बताया था। HIV is not enveloped virus, ये काट दो। does not escape but attack the acquired immune system, ये कट कर दो बेटा, ठीक है। So, which of the following is correct regarding HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecule of single stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase, clear? चलो next, HIV that causes AIDS first start destroying, HIV सबसे पहले क्या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, हमारे हेल्पर टी सेल्स, या यूं कह लो टी लिम्फोसाइट्स। सो आंसर विल बी द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, क्लियर? नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम, कौन सी स्टेज पे वो सिम्टम शो करना शुरू कर देंगे बेटा, जब जो टी लिम्फोसाइट्स है, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, उनका नंबर बहुत ही कम हो जाता है, लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक mm, तब हमारी बॉडी जो है वो एड्स के सिम्टम शो करती है। इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द लेटर T इन T lymphocytes रेफर्स टू, जो T lymphocytes में हम T बार बार बोलते हैं, उसका मतलब क्या है बेटा, उसका मतलब होता है थाइमस, बिकॉज दे गेट मैच्योर्ड इन थाइमस। याद आ रहा है, T lymphocytes जो है वो बनती बोन मैरो हैं, बट उनका जो मैच्योरेशन है वो कहां पर होता है, थाइमस से, वहीं से ये नाम लिया गया। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल whereas the remaining 3 are, 4 प्रॉपर्टी दी है और हमें बताना है इनमें से कौन सी कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है और बाकी 3 हैं। फर्स्ट, कैंसरस सेल्स जो हैं दे compete with the normal cell for the vital nutrients, बिल्कुल, लाइन तो मैंने आपको लिखवाई थी। They do not remain confined in the area of formation of course they do not remain, they get metastasized, metastasis शो करते हैं ना वो। They divide in uncontrolled manner, ये तो कैंसर की जो है डेफिनेशन ही होती है, अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड डिवीजन। नाउ दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, नहीं, कैंसर सेल की मेन प्रॉपर्टी तो यही है कि वो सेल्स जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एंड दैट विल बी ऑन द ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज। अब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज समझने से पहले, अब्यूज समझने से पहले तो आपको यही पता होना चाहिए व्हाट इज द ड्रग, है ना। अब्यूज तो तब करोगे ना, अब्यूज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की आदत हो जाना, जो कोई भी चीज जो क्वांटिटी से ज्यादा ली जाए, जिसकी आपकी बॉडी को नीड नहीं थी, बट आपने अपनी बॉडी को ऐसा कर दिया कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, दैट इज अब्यूज। सो नॉर्मली जो ड्रग है, इस ड्रग वर्ड को एक फ्रेंच वर्ड से, दैट इज डोग्यो, ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको, डॉग है ना, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। जो हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स, ठीक है, उनसे उनको ड्राई करके उनको सुखाकर चीजें बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्रग। और एक जो ड्रग है, नॉर्मल ड्रग, ड्रग का मतलब कभी भी हम कहते हैं ना कि वो ड्रग लेता है, तो बेटा ड्रग लेने का मतलब हम कहना चाह रहे हैं ही इज अ ड्रग अब्यूजर। ड्रग्स तो हम भी लेते हैं जब आप बीमार होते हैं, आप कोई भी मान लो मेडिसिन, जब इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, सो वी ऑल, जिसको भी कोरोना हुआ था, फीवर होता है, वी ऑल टेक पैरासीटामोल, PCM। सो PCM इज अ ड्रग, क्या वो ड्रग नहीं है? भाई ड्रग है, बट वो ड्रग आपके लिए बेनिफिशियल है जब तक आप उसकी एक एक्यूरेट रिक्वायर्ड अमाउंट लेते हैं। जब आप उसका बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने लग जाते हैं, देन इट कॉजेज द ड्रग अब्यूज, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, दैट इज ड्रग अब्यूज। ठीक है, सो अगर मैं एक बात करूं कि व्हाट इज अ ड्रग, ड्रग जिसको, ये क्या है बेटा, एक फ्रेंच वर्ड है, दैट इज
डॉर्ग्यू, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राई हर्ब। यहां से इस वर्ड को हमने लिया है ड्रग। सो ड्रग बेसिकली क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम फॉर द बेनिफिशियल ऑफ आवर बॉडी लेते हैं। कुछ हमें बीमारी है तो ड्रग लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, दैट इज अ ड्रग। नॉर्मल जब हम ड्रग की डेफिनेशन लिखें तो हम यही कहेंगे, क्या बोलेंगे, अ सब्सटेंस, एक ऐसा कोई सब्सटेंस, अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट यूज्ड एज मेडिकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। एक इंडिविजुअल जो है उसके बेनिफिट के लिए कोई एक ऐसा सब्सटेंस लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहेंगे ड्रग, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग। ठीक है, अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट यूज एज अ मेडिकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, या जो उसको ले रहा है वो। ठीक है, सो इसी से अब हमारा एक दूसरा टर्म आता है, दैट इज ड्रग हो गया, बेनिफिट के लिए ले लिया। तो फिर ड्रग अब्यूज क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी से हमारी निकल कर आती है बेटा ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो जो ये सब्सटेंस हम ऊपर पहले अपने बेनिफिट के लिए ले रहे थे, अब इनको उस मेडिसिनल पर्पस से ना लेकर किसी और पर्पस से लिया जाए और जो आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज कर दे, उसे हम कहेंगे ड्रग अब्यूज, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग अब्यूज। ठीक है, सो ड्रग अब्यूज में आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसमें आप लिख सकते हो व्हेन द ड्रग्स आर टेकन when the drugs are taken, एक मिनट, not for their, not for, when the drugs are taken not for their medicinal purpose, उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए ना लेकर उनको लिया जाए, अदर व्हेन द ड्रग्स आर टेकन नॉट फॉर देयर मेडिसिनल पर्पस एंड इन अमाउंट्स एंड फ्रीक्वेंसी that alters person फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो एक पर्सन के दैट ऑल्टर्स पर्सन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बेटा ड्रग अब्यूज में, व्हेन द ड्रग्स आर टेकन नॉट फॉर देयर मेडिसिनल पर्पस एंड इन अमाउंट्स एंड फ्रीक्वेंसी दैट अल्टर्स पर्सन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो एक पर्सन के फिजियल ये इन हर चीज को जो है चेंज कर दे, उनका स्लीप पैटर्न चेंज कर दे, रात रात भर सो नहीं रहे हैं या कोई बहुत ज्यादा ही सो रहे हैं, इस टाइप के, कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस रह रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं। हर एक ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, मतलब अब्यूजिव इफेक्ट होते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा कि ड्रग क्या होता है, ड्रग एब्यूज क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो चलो ये हो गया क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर आपको है ना कुछ मैं आप टर्म्स बताने वाली हूँ, जैसे ड्रग और ड्रग अब्यूज बताई, वैसे ही
कुछ और टर्म्स हैं जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से एक मिनट, ये हो गई आपकी फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, अब आप लिख दो यहाँ पर थर्ड। एक होता है बेटा टर्म आप बार बार पढ़ते हैं हर जगह, सिडेटिव। सिडेटिव, देखो कुछ ड्रग्स जो होते हैं दे आर सिडेटिव, आपको कई बार आपने डॉक्टर भी आपको कहते हैं दे आर द सिडेटिव ड्रग्स। सिडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं? जो आपको काम करते हैं, जो आपको रिलैक्स कर देते हैं, वो होते हैं सिडेटिव ड्रग्स। अगर इन सिडेटिव्स को, इनका मेन काम क्या है कि कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसको नॉर्मल रिलैक्स करने के लिए उसको ये कामिंग रिलैक्सिंग ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनका सिडेटिव इफेक्ट होता है, बट लोग इसका अब्यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप सिडेटिव्स को ज़्यादा अमाउंट में ले लो तो ऑफकोर्स उससे आपको नींद आ जाएगी, तो ये होती है सिडेटिव। तो सिडेटिव में आप क्या लिख सकते हो? सिडेटिव बेसिकली क्या होते हैं? द ड्रग्स विच हैव कामिंग एंड द रिलैक्सिंग इफेक्ट, ठीक है। ड्रग्स विच हैव कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट, बेसिकली दे रिड्यूसेस द एक्साइटमेंट। ये क्या करते हैं? जो एक्साइटमेंट होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया बेटा सिडेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरा और टर्म जो है आप बार बार उसको फेस करते हैं, दैट इज हिप्नोटिक। देखो हिप्नोटिक्स वर्ड से ही क्लियर है, वो ड्रग्स जो स्लीप इंड्यूस करते हैं, ड्रग्स विच इंड्यूसेस स्लीप, जिनको लेने से नींद आती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हिप्नोटिक्स। जिनको लेने से नींद आए उनको हम क्या कहते हैं बेटा? हिप्नोटिक कहते हैं। सिमिलरली एक और ड्रग्स होता है जिनका नाम होता है स्टिम्युलेंट्स, जो हम चैप्टर में भी देखेंगे एक जगह। स्टिमुलेंट का मतलब है जो आपकी बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में रखते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा खुश रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, यू फील अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बिना वजह, कोई हंसने की बात नहीं है, कोई खुश होने की बात नहीं है, बट आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि हम इस दुनिया में ही नहीं है, वो होते हैं स्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं drugs which stimulate the nervous system, drugs which stimulate the nervous system। और जब नर्वस सिस्टम आपका स्टिम्युलेट होता है, so it makes a person अवेक, अलर्ट, बिल्कुल ऐसे जागा हुआ सा रहेगा, बहुत ज्यादा अलर्ट रहेगा, ठीक है। मेक्स अ पर्सन अवेक, अलर्ट एंड एक्टिव, ठीक है। ये हो गए आपके स्टिमुलेंट्स। फिर आता है आपका एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक की बात करें बेटा, तो एनाल्जेसिक्स ऐसी ड्रग्स हैं which reduces the pain, drugs which reduces pain, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में जिन्हें पेन किलर कहते हो वो क्या होती हैं? एनाल्जेसिक्स होते हैं। क्या होती हैं? एनाल्जेसिक्स होते हैं। विच रिड्यूसेस द पेन आर द एनाल्जेसिक। तो ये कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिडेटिव क्या है, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स कौन से होते हैं, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो चैप्टर है। सो हम बात करने वाले हैं आज वो ड्रग्स जो नॉर्मली आप नॉर्मल अमाउंट में लो तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, बट लोग उनको क्या होते हैं, उनके आदी हो जाते हैं, उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, देन वी कॉल देम द अब्यूज ड्रग्स, ठीक है। सो जो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द ओपोइड, देन
कैनाबिनॉइड, और थर्ड नंबर पे है बेटा कोका अल्केलॉइड। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स, इसके अंदर आप 3 ड्रग्स जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज दी ओपोइड्स। सबसे पहले क्या है बेटा, ओपोइड्स है, देन है आपके कैनाबिनॉइड्स, एंड द लास्ट वन इज द कोका अल्केलॉइड। ठीक है, सो 3 commonly abused drugs are the opioids, cannabinoids and the coca alkaloid, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द opioids। ठीक, सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है opioids। ठीक है, सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग द opioid। देखो opioids, कोई भी जब आप ड्रग अपनी बॉडी में लेते हो, उसका सेवन करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक्ट करेगी। मींस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं उनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो जो ये ओपोइड्स होते हैं, इनके अंदर देखो बहुत सारी ड्रग होती है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर आप मॉर्फिन को लेते हो, कोडीन को लेते हो, मिथाडोन होता है, हीरोइन होता है, स्मैक होता है, दे ऑल आर ओपोइड्स। ये किसमें आते हैं बेटा, ओपोइड। मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक, ये तो सुना है ना आपने। तो ये सब आते हैं आपके ओपोइड्स के अंदर। तो जब आप ये लेते हो तो इनके लिए ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास, और वो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जीआई ट्रैक्ट, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। तो इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं ऑन सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब सीएनएस तो पता है ना, सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ओपोइड्स के लिए जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सीएनएस एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। अब एक और चीज आती है, अब इन ड्रग्स को, ये जो ड्रग्स हैं इनको लिया कैसे जाता है। सो द नेक्स्ट इज द रूट ऑफ, जो लोग इनके आदी हो जाते हैं, जो इनका अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो इन ड्रग्स को कैसे लेते हैं। सो दीज आर टेकन बाय स्नोर्टिंग एंड इंजेक्शन। स्नोर्टिंग एंड इंजेक्शन। जो ओपोइड्स में जितने भी ड्रग्स होते हैं बेटा वो कैसे लिए जाते हैं, बाय स्नोर्टिंग एंड इंजेक्शन। स्नोर्टिंग कैसे, क्या होता है, आपने कुछ मूवीज में देखा है कि कुछ वो ऐसे ना, कैसे करूं, होता है ना कि ऐसे वो नाक से ऐसे कुछ खींच लेते हैं, दैट इज स्नोर्टिंग। होता है ना, एक व्हाइट कलर की लाइन बनाते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे करके खींच ले, दैट इज स्नोर्टिंग। तो इन सबसे दूर रहना है आप लोगों को। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बाय स्नोर्टिंग एंड इंजेक्शन। सो अब मैं बात करती हूँ कि ओपोइड्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, उसमें कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती हैं। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो टाइप्स ऑफ ओपोइड्स। ओपोइड्स जो है वो 3 टाइप के हैं बेटा, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। फर्स्ट इज द नेचुरल, देन सेमी सिंथेटिक, and one is purely synthetic. तो अगर मैं नेचुरल ओपोइड की बात करूं, जो नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो ये आपको जितने ड्रग्स होता है, मैंने क्या बताया था, दे आर ड्राई हर्ब्स, ये आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो अगर हम नेचुरल की बात करें, नेचुरल के अंदर आता है आपका मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, नेचुरल ओपोइड में जो आप एग्जाम्पल लिखते हैं दैट इज ऑफ द मॉर्फिन एंड द कोडीन।
इसमें आप किसका एग्जाम्पल लिखते हो बेटा? मॉर्फिन्स का और कोडीन्स का लिखते हो। और अगर सेमी सिंथेटिक की बात करूं तो यहां हम लिखते हैं हीरोइन एंड स्मैक। क्या लिखते हैं बेटा? हीरोइन और स्मैक। हीरोइन को ही कॉमनली हम स्मैक बोल देते हैं, कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर सिंथेटिक की बात करें तो यहां पर होता है आपका मीथाडोन एंड पैथिडीन। मीथाडोन एंड पैथिडीन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑपोइड। कौन सी होती है? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड द सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है जो खुद से ही बनाए गए हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, वो हो गए नेचुरल। इन नेचुरल में कुछ चीज का चेंज किया गया केमिकली, तो वो बन जाते हैं सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक जो है वो प्रॉपरली बनाए ही गए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मॉर्फिन, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। अगर अब मैं मॉर्फिन की बात करती हूँ बेटा, सबसे पहले मॉर्फिन में क्या कहा मैंने? ड्राई हर्ब्स है, तो प्लांट से मिल रहे होंगे किसी ना किसी। तो सो ये जो है ये मिलते हैं फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट, जिसको कॉमनली बोला जाता है सोमेनीफेरम, पेपावर सोमेनीफेरम। क्या बोला जाता है बेटा? पेपावर सोमेनीफेरम। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम the latex of poppy plant, that is Papaver somniferum. Obtained from the latex of the poppy plant, that is Papaver somniferum. ठीक है। अब ये क्या होता है इनका, अगर हम देखें एक्शन क्या है इनका, सो दे आर वेरी गुड सिडेटिव एंड पेन किलर। बेटा सिडेटिव क्या बताया था मैंने आपको? हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि सिडेटिव क्या होता है। सिडेटिव वो जो आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा काम और रिलैक्स करने का काम करता है। एंड दे आल्सो एक्ट एज द पेन किलर, मीन्स एनाल्जेसिक। सो used as sedative and pain killer, that is analgesic. ठीक है, दैट इज एनाल्जेसिक। अब क्योंकि ये पेन किलर है, रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट है, सो ये उन पेशेंट्स पे यूज करते हैं जिनकी सर्जरी होती है, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ होता है, उन पेशेंट्स पे इनको यूज किया जाता है। सो यूजफुल फॉर द पेशेंट हु हैव अंडरगोन द सर्जरी। क्या लिख सकते हैं? यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी, जिनकी सर्जरी हुई है, उन पेशेंट्स पे हम इसे यूज करते हैं। आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी बेटा। ठीक है, चलो जी, मॉर्फिन हो गई। फिर नेक्स्ट ड्रग जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज हीरोइन। ठीक है, सेकंड ड्रग जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओपोइड्स के अंदर, उसको हम कहते हैं बेटा हीरोइन, जिसको कॉमनली क्या बोल देते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। स्मैक। अब ये जो स्मैक है इसको बोलते हैं हम पुअर मैन्स हीरोइन और ब्राउन शुगर। देखो, अब तुम कहोगे मैम क्या ये डिफरेंट है? हल्का सा डिफरेंट होता है। देखो, जब हीरोइन बनता है ना, हीरोइन जो है वो कैसे बनता है? हीरोइन इज सेमी सिंथेटिक, मींस वो क्या है, हल्का सा हम उसमें कुछ केमिकल चेंज करें। तो अगर हम मॉर्फिन जो है उसकी एसिटाइलेशन कर दें तो क्या बन जाता है? हीरोइन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? हीरोइन। तो इसलिए हम हीरोइन को हम क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोल देते हैं। तो जब हम हीरोइन बनते हैं तो बीच में एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, उसे हम स्मैक बोलते हैं।
ठीक है, उस बाय प्रोडक्ट को हम स्मैक बोलते हैं। हल्का सस्ता होता है इसलिए उसको बोल देते हैं पुअर मैन्स हीरोइन और द ब्राउन शुगर। ठीक, सो हीरोइन के बारे में हमने अभी क्या बोला कि जो हीरोइन है इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की अगर एसिटाइलेशन कर दें तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हीरोइन बोल देते हैं। सो कोल्ड एज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। क्या बोलेंगे बेटा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। अगर इसको आप देखोगे सो इट इज वाइट ओडोरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये दिखने में आपको कैसा दिखेगा, वाइट कलर का, कोई स्मेल नहीं होगी, मतलब कि ऑर्डरलेस है, वाइट है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है। एंड साथ साथ में ये कैसा होता है, वाइट ऑर्डरलेस, बिटर, कड़वा होगा। सो बात करें हीरोइन की बेटा, कैसा है दिखने में, कैसा है, वाइट है, कोई स्मेल नहीं है, बड़ा ही कड़वा सा होता है, क्रिस्टलाइन है, छोटे 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 से दाने होंगे। ठीक है, सो इट इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे हमने मॉर्फिन का बताया, मॉर्फिन क्या था, इट वाज अ सिडेटिव एंड द पेन किलर, और वैसे ही जो हीरोइन होता है इट इज अ डिप्रेसेंट। हीरोइन क्या है बेटा, एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब जो आपके सीएनएस के फंक्शन को कम कर देता है। ठीक है, डिप्रेशन मतलब आपको डिप्रेस करता है। सो इट इज अ डिप्रेशन, स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। हीरोइन क्या है बेटा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, वाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, एक डिप्रेसेंट है विच स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के, इंसान के बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर बेटा, कैसे हुआ, ये क्या होता है। सो ओपोइड के अंदर आप क्या इंक्लूड करते हो, मेनली जो हमारी बुक ने कहा है मॉर्फिन, हीरोइन, हीरोइन को ही हम स्मैक बोल देते हैं। स्मैक इज बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ द हीरोइन। स्मैक, सॉरी, स्मैक क्या है बेसिकली, इट इज द, स्मैक इज बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन। स्मैक क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है हीरोइन का। अभी देखो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर दो डायग्राम दिए हैं जो आपको याद रखनी है। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इस टाइप का जो पूरा एक क्लोज टाइप की रिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉर्फिन। वहां आपको क्या दिख रहा है, ओपियम पोपी, जहां से आपको ओपोइड मिलता है, दैट इज पेपावर सोमिनिफेरम। ठीक बेटा, तो ये जो डायग्राम्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस वन, ये भी याद देख लेना, जिसमें ऐसे फ्लावर बना हो पिंक से कलर का। सो दिस इज द ओपियम पोपी, और ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। पूरी एक क्लोज टाइप की रिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ जी क्या है, तो इसको अच्छे से माइंड में बिठा लो अपने। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन। क्या है ये, केमिकल स्ट्रक्चर है बेटा मॉर्फिन का। अब मॉर्फिन के बाद मतलब हमारा जो ओपोइड है वो कंप्लीट हो गया है। ओपोइड के बाद नेक्स्ट नंबर पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, ओपोइड्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर पर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कैनाबिनॉइड्स। अब जैसे हमने ओपोइड के रिसेप्टर्स जो हैं वो कहां पर बताए थे, ओपोइड रिसेप्टर हमने बताए थे बेटा CNS पर और GIT ट्रैक पर, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर। सिमिलरली अगर हम कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन पर। ठीक है, ये डायरेक्टली कहां पर एक्ट करेंगे, ब्रेन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, और वो हमें
ओपोइड हमें कहाँ से मिल रहे थे, पेपावर सोमिनिफेरम, वैसे ही जो कैनाबिनॉइड्स है वो हमें मिलते हैं फ्रॉम द हेम्प प्लांट। कहाँ से मिलते हैं, हेम्प प्लांट। तो इसका अगर हम सोर्स की बात करें, तो सोर्स जो है वो हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, दैट इज कैनबिस सटाइवा। क्या है बेटा, कैनबिस सटाइवा। सो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर हैं ब्रेन पे, दे आर रिसीव्ड फ्रॉम या दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द हेम्प प्लांट। किसके प्लांट से बेटा, हेम्प प्लांट, जिसको आप कहते हैं कैनबिस सटाइवा, कैनबिस स्टाइवा। अब इनफ्लोरेसेंस तो आपको पता है ना, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर जो होता है, बहुत सारे फ्लावर मिलकर एक ऐसे लगता है आपको एक सिंगल है, बट देवर आधे आधा ग्रुप ऑफ फ्लावर, उसे हम बोल देते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब ये जो प्लांट है, इसके चाहे इसका रेजिन हो, चाहे इसका फ्लावर टॉप हो, लीव्स हो, हर चीज को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपको, अगर आपने सुना होगा, मैरिजुआना, हाशीश, गांजा, गांजा सुने, वो सब यहीं से बनते हैं। ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, ये जो हेम्प प्लांट है, ये जो कैनबिस सटाइवा है, इसका फ्लावर टॉप, तो बेटा इसका फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन आर used in different combination, are used in different combinations। 4 मेन टाइप्स हैं जिसमें इसको यूज किया जाता है। फोर मेन टाइप्स जो हैं उसके अंदर इसको जो मेनली यूज किया जा रहा है वो क्या है, उनका नाम हम लिख देते हैं। वो 4 मेन टाइप है बेटा, सबसे पहले आप लिख दो मैरी जुआना, देन है आपका गांजा, ठीक है, एक हो गया मैरिजुआना, गांजा, चरस, ये तो सबने सुना है ना, चरस, गांजा, वो सब क्या है, दे आर द कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा। कहाँ से मिलता है, कैनबिस सटाइवा से। और एक हम जो हमने बोला था अभी, हाशीश, आशीष नहीं, हाशीश, हाशीश, ठीक है। तो ये है आपकी 4 मेन टाइप की कैनाबिनॉइड्स जिसको यूज करते हैं लोग, ठीक है। चलो जी, ये हो गई। फिर अगर मैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जब हमने उसकी बात की थी बेटा ओपोइड्स की, तो हमने बताया था बाय स्नोर्टिंग एंड इनहालेशन। कैसे लिया जाता है इनको, ऐसे नाक से खींचा जाता है, दैट इज स्नोर्टिंग एंड इनहालेशन। वैसे ही जो आपके कैनाबिनॉइड्स हैं, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इनका होता है बेटा इनहालेशन एंड ओरल। ठीक है, इनहालेशन मतलब नाक के थ्रू लिया जाएगा, या फिर क्या होता है इनका ओरल इंजेक्शन। ओरल जो है, आप कोई चीज खा लेते हो, दैट इज, तो ओरल के आगे इंजेक्शन लिख दो। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा। कैनाबिनॉइड्स की रिसेप्टर ब्रेन में है, कहां से मिलता है, टाइप कौन सी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और अगर इनकी एक बात करें, इनका एक मेन पॉइंट ये है, दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसी में लिख दो आप, दे आर
known for their effect on cardiovascular system। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वाले ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट के ऊपर है, तो आप बोलोगे कैनाबिनॉइड्स हैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आजकल के टाइम में कैनाबिनॉइड्स जो है इट इज ऑल्सो अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्समैन। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स और ऑल्सो अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कि कैनाबिस कौन सा ऐसा ड्रग है जो विच इज अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपको याद होना चाहिए कैनाबिनॉइड। कौन सा ऐसा ड्रग है विच हैव द इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज कैनाबिनॉइड। विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड। कौन सी 4 मेन टाइप में यूज किया जाता है ये कहते हैं चरस, गांजा, मैरिजुआना एंड द हाशीश। क्लियर है, सो हमने 2 कर लिए बेटा, ओपोइड कर लिया, कैनाबिनॉइड कर लिया। नेक्स्ट है आपका कोका अल्केलॉइड। नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोका अल्केलॉइड, या इसको हम बोल देते हैं कोकेन। सो नेक्स्ट इज द कोका अल्केलॉइड और यू कैन से कोकेन। अब इनकी अगर हम सोर्स की बात करें, ठीक है, अगर इनके सोर्स की बात करें तो ये हमें एक प्लांट से मिलते हैं जिनका नाम क्या होता है, एरिथ्रोक्साइलम कोका। ठीक है, कौन से प्लांट से मिलते हैं बेटा, एरिथ्रोजाइलम कोका, विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलता है। सोर्स की अगर हम बात करें कहां से मिल रहा है, फ्रॉम द इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, एरिथ्रोक्साइलम कोका। ठीक है, ठीक है, तो कहां से मिलता है बेटा, एरिथ्रोक्साइलम विच इज नेटिव ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका। अगर अब इनका मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करते हैं, जैसे कोई तो ब्रेन पे एक्ट कर रहा था, कोई सीवीएस पे कर रहा था, कोई सीएनएस पे कर रहा था, ठीक है, कोई जीआईटी पे कर रहा था, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको सिक्रीट नहीं होने देते। ठीक है, उनके ऊपर एक्ट करते हैं ये। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। सो इनका अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन, सो दे इंटरफियर विद द ट्रांसमिशन ऑफ, क्या लिखोगे, इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसके ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ये इंटरफियर करते हैं, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं। सो दे इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। नॉर्मली इनको हम क्या बोलते हैं, कॉक या क्रैक, कॉमनली नोन एज कोक और क्रैक। कोक बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं क्रैक, कॉमनली नोन एज कोक और क्रैक। फिर एक और दूसरा पॉइंट जो हम हर किसी का लिख रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्नोर्टिंग,
इनको भी स्नोर्टिंग के थ्रू जो है वो लिया जाता है। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज स्नोर्टिंग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बेटा? स्नोर्टिंग है। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब इनका जो इफेक्ट है वो कैसा होता है? दे एक्ट एज स्टिमुलेंट। ठीक है, दे एक्ट एज स्टिमुलेंट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स ये आपको एक्साइट करते हैं। दे कीप द पर्सन इन अ प्लेस ऑफ यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया मैंने आपको बताया था ना, दुनिया से अलग, हम हवा में उड़ रहे हैं, वो वाली फीलिंग जो होती है वो कहाँ से आती है? आपको एक कोकीन वगैरह लेने से आती है। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? दे हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन सीएनएस। सीएनएस के ऊपर स्टिमुलेंट इफेक्ट है, मतलब सीएनएस जो है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मतलब समझ आ गया बेटा? स्टेट ऑफ एक्सेस एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, उड़ने वाली, कि हम तो हवा में उड़ रहे हैं, दैट इज यूफोरिया। सो प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। इंसान को लगता है उसके अंदर पता नहीं कितनी ही एनर्जी भरी हुई है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द कोका अल्केलॉइड, और यू कैन से कोकेन। दे हैव द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? यूफोरिया का इफेक्ट समझ आ गया। अब साथ साथ में कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है हेल्यूसिनोजेनिक। हेल्यूसिनोजन होता है ना, मतलब जो चीज नहीं है वो दिखना। मान लो कि आपके आगे कोई पेड़ नहीं है, बट आप कह रहे हो नहीं मुझे तो पेड़ दिख रहा है। ठीक है, आप कहोगे मुझे तो भगवान दिख रहा है। कोई इंसान, आपका कोई फ्रेंड आपके सामने नहीं, आपके पास नहीं है, बट आप कहोगे नहीं वो है। आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, जो चीज नहीं है वो भी दिख रही है, दैट इज द हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज। सो कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास हेलुसिनेटिंग प्लांट प्रॉपर्टीज है। सम प्लांट्स विद हेल्यूसिनेटिंग प्रॉपर्टी, इसमें आप लिखेंगे बेटा, फर्स्ट वन इज द एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा। लिख दो इसमें, वन इज दतूरा एंड अनदर वन इज एट्रोपा बेलेडोना. So the plants with the hallucinating properties are the datura and the Atropa belladonna. Atropa belladonna. अब कुछ drugs होती हैं like बेंजोडाइजिपिन्स, एम्फिटामिन्स, बार्बिचुरेट्स। ये ड्रग्स जो है नॉर्मली आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, एक मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। इन ड्रग्स को जो नॉर्मली आपकी मेडिसिन में प्रेजेंट हैं, उन्हें भी लोग यूज़ कर रहे हैं, या यूं कह लो उन्हें भी लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ड्रग्स, सॉरी, drugs like benzodiazepines, drugs like benzodiazepines, barbiturates, and amphetamines, which are generally used जो कि हम जनरली यूज करते हैं एज मेडिसिन टू कोप अप विद द मेंटल इलनेस। जो इंसान की मेंटल स्टेट होती है उसको ठीक करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चार यूज्ड एज
medicines to cope up with to cope up with मेंटल इलनेस के साथ कोप अप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। मेंटल इलनेस क्या होती है बेटा? लाइक डिप्रेशन। किसी इंसान को डिप्रेशन है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको डिप्रेशन हो रखा है, तो डॉक्टर उसको क्या देते हैं बेटा? ये ड्रग्स देते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया पता है आपको क्या होता है? इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी। ठीक है, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? नींद ना आने की बीमारी। डिप्रेशन क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस से रहते हो ना, कहीं मन नहीं लगता है, बिल्कुल दुनिया से ही अलग रहते हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उस टाइम पे जो डॉक्टर हैं वो आपको एडवाइस करते हैं क्या? दीज ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजिपिन्स, बार्बिट्रेट्स एंड एम्फिटामिन्स। नॉर्मली ये मेडिसिनल यूज की ड्रग्स हैं, बट दे आर ऑल्सो एब्यूज्ड। ठीक है, अगर इनको आप ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर दो, इनके आदी बन जाओ, तो आप क्या कहोगे कि ये भी हमने, आप इनको क्या कर रहे हो? अब्यूज कर रहे हो। सो दीज ड्रग्स आर मेनली यूज फॉर दिस, बट ये की भी क्या कर सकते हैं? इनको अभी लोग क्या करते हैं? बट दे आर ऑल्सो ऑफन एब्यूज्ड। इनको भी लोग एब्यूज्ड करते हैं, मतलब इनका गलत यूज करते हैं, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी ले रहे हैं। देखो डिप्रेशन है तो ये ड्रग्स ऑफ कोर्स आपको क्या करेगी? थोड़ा सा आपके सीएनएस को स्टिम्युलेट करेगी, आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और जब अच्छी फीलिंग आती है, कुछ लोग क्या होते हैं उस अच्छी फीलिंग का गलत फायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो और लो और लो, और मैं एक्साइटेड फील करूंगा, और मेरे को यूफोरिया वाली फीलिंग आएगी, तो वो सब होता है। ठीक है, सो इनको भी लोग एज ड्रग अब्यूज यूज कर लेते हैं। सो ये तो थी बेटा मेनली आपकी जो ड्रग्स थी जिनको अब्यूज किया जाता है। मतलब ये वो अब्यूज है जो बहुत ही बुरा माना जाता है सोसाइटी में। इसके लिए आपको जो है कुछ कुछ डी एडिक्टिव जो होते हैं उनके अंदर, होम्स के अंदर छोड़ा जाता है डी एडिक्शन के लिए, ये सब। ठीक है, फिर आता है आपका एक टोबैको। टोबैको मतलब कि स्मोकिंग, जिसको तो हम नॉर्मली कुछ मानते ही नहीं है ना। टोबैको तो मतलब यूं मान रखा है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, बट इट इज ऑल्सो एडिक्शन। जो पीते हैं उनको पता है वो नहीं छोड़ सकते हैं, सो इट इज अ एडिक्शन, इट इज अ अब्यूज। सो नेक्स्ट इज द टोबैको। अगर मैं टोबैको की बात करूं, इट इज, हम ह्यूमन बींग्स इसको 400 साल से यूज कर रहे हैं, यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर द लास्ट 400 ईयर्स। 400 साल से लोग जो हैं इसका यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। किसका? टोबैको का। ठीक है, किसका बेटा? टोबैको का। अब टोबैको जो होता है इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटीन विच इज एन अल्केलॉइड, contains large amount of chemical substance like nicotine which is an एल्केलॉइड, जो कि क्या होता है बेटा? एक एल्केलॉइड होता है। अब अगर मैं इस निकोटीन की बात करूं तो भाई टोबैको पीने से इंसान को ऐसा क्या होता है जो आदत पड़ गई? देखो ये निकोटीन जो होता है ये आपके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। जाके कहाँ एक्ट करता है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड। और आपका एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन, जिसका इफेक्ट क्या होता है? इनका भी मान लो एक स्टिमुलेंट इफेक्ट है। ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, तो कुछ टाइम के लिए वो इंसान को अच्छा लगता है। ठीक, सो निकोटीन का हम क्या कह सकते हैं? एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड causes the
release of adrenaline and नोर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन का रिलीज करवाते हैं। और ये एड्रीनल और लीन और नॉन एड्रीनलिन बेसिकली क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को जो है ये इंक्रीज कर देता है। अगर आपको याद हो, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द इमरजेंसी हॉर्मोन्स जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो आपका जो टोबैको है जिसमें निकोटीन है उसका भी यही काम है। तो एक बार इंसान को थोड़ा अच्छा लगता होगा, ठीक है, इसलिए वो इसका आदी हो जाता है, इसका अब्यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात। चलो अब आता है आपका स्मोकिंग। टोबैको ऑफ कोर्स जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर तो टोबैको है ही है, टोबैको स्मोक कर ही रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्मोकिंग, अगर हम बात करते हैं बेटा, स्मोकिंग जो है इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। तीनों चीज आपको याद रखनी है। तो स्मोकिंग क्या है, एसोसिएटेड विद द, स्मोकिंग जो है इट इज एसोसिएटेड विद increased risk of cancer of lungs, urinary bladder एंड थ्रोट। स्मोकिंग से बेटा इन तीनों जगह जो कैंसर है उसके चांसेस इंक्रीज जाते हैं, ऑफ द लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। इसके अलावा स्मोकिंग से क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ठीक है, क्या क्या होता है स्मोकिंग से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, और इसके अलावा आपको हो सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिजीज हैं जिनका नाम हमारी एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड मेंशन है, तो हमें ये याद रखना है। तो स्मोकिंग से पहली बात तो कैंसर का रिस्क कहाँ कहाँ पे बढ़ जाता है बेटा, लंग्स के अंदर बढ़ता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट के अंदर बढ़ जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, दे ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग। ये किसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपके स्मोकिंग के ही साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये तो एक चीज हो गई। अब एक चीज आती है टोबैको च्यूइंग, नेक्स्ट लिख देते हैं। अब कुछ लोग जो है टोबैको को सीधा च्यू करते हैं, टोबैको च्यूइंग। सबसे पहली बात है भाई, टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर का खतरा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द ओरल कैंसर। टोबैको च्यूइंग से सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो किसका होता है, ओरल कैविटी कैंसर। ओरल कैंसर का खतरा जो है टोबैको च्यूइंग से बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब आप स्मोकिंग करते हैं, जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका होता क्या है, स्मोकिंग जब आप करते हैं, जब स्मोक जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा होता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट हमेशा ही ज्यादा होता है। और अगर आपको याद हो, जब हम एफिनिटी की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के प्यार की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन आउट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो वो उसके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गई, तो वो हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो बाइंड करना चाहिए था ऑक्सीजन के साथ ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को मिल सके, वो हो जाती है कम। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया।
ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, स्मोकिंग जो है इट इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड। स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड में, इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ जैसे जैसे CO की कंसंट्रेशन बेटा ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी, वैसे वैसे वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी सो डेफिनेटली इट विल लीड टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इससे क्या हो जाएगी, दैट इज हाइपोक्सिया। अगर टिश्यूज को, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल पाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइपोक्सिया बोल देते हैं। तो ये था बेटा टोबैको च्यूइंग से क्या होता है, ओरल कैंसर होता है। स्मोकिंग से क्या होगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जिससे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाउंड की जो इंट्रैक्शन थी वो कम हो जाएगी, तो आपके टिश्यूज को जो है वो कम ऑक्सीजन मिलेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई टू द टिश्यूज। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ाई इसके अंदर कि टोबैको च्यूइंग से ओरल कैंसर होती है, ये हम कर चुके हैं। अब जो आपका स्मोकिंग होता है उसके अंदर निकोटीन भी होता है। निकोटीन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। उससे क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेगी, जिसका इफेक्ट होता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट। बेसिकली एक स्टिमुलेंट सा इफेक्ट होता है इनका, इसलिए लोग जो है स्मोकिंग करते हैं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके पास उनका जो रिस्क ऑफ कैंसर है ऑफ द लंग्स, ऑफ द थ्रोट, यूरिनरी ब्लैडर इंक्रीज हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एम्फाइसीमिया हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। ये कुछ चीज पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक चीज दी हुई है, एक पैराग्राफ है बेटा। अगर आप देखें जब आप देखो, जब भी आप इंसान जो सिगरेट पीते हैं तो अगर आप सिगरेट के बॉक्स को देखोगे ना, वहां पे एक वार्निंग होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या वार्निंग होती है बेटा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वार्निंग हर एक सिगरेट के पैकिंग पर होती है। और अगर आप एक सिगरेट के पैक को देखोगे तो पीछे से बड़ी गंदी फोटो बनी होती है। वो क्या होती है, वो ओरल कैंसर दिखाया हुआ है, तो वो आपको तो वार्निंग दे रहे हैं, देखो भाई ये होता है, हम तो बेच रहे हैं, लेना लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जो हेल्थ है वो तो तुम्हारे हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपकी हेल्थ जो है आपके हाथ में है, उस पर तो वार्निंग होती है, जिस पर लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। सो that is present on the packing which warns against smoking and says how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in society, both among youth and the old. Knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addicts require counseling and medical help to get rid of the habit. ठीक है। फिर बेटा हमने एक देखो, अब हमने 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। ये जो हमने एक डायग्राम किया था, स्ट्रक्चर किया था, ये था मॉर्फिन का, जहां पे क्लोज रिंग है। फिर एक स्ट्रक्चर है बेटा ये वाला, जहां पे आपको ओपन टाइप की एक रिंग देखने को मिल रही है। ये स्ट्रक्चर किसका है, इट इज ऑफ द कैनाबिनॉइड। किसका, कैनाबिनॉइड, याद आ रहा है कैनाबिनॉइड, आशीष, गांजा, चरस, मैरिजुआना, वो ठीक है, ये है कैनाबिनो। एंड दिस इज द प्लांट लीव्स ऑफ द कैनबिस सटाइवा। ये क्या है, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दतूरा। दतूरा आपने सबने देखा होगा, जब शिवरात्रि वगैरह होती है तो वहां पर भगवान को चढ़ाया भी जाता है, भांग वगैरह बनाई जाती है, वो सब ठीक है। दतूरा
इसका क्या होता है, हेलुसिनेटिंग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका ड्रग एंड अल्कोहल यूज। इसके अलावा इस पे अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल का पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, ये सब कुछ प्रिवेंशन वगैरह जो है बेटा ये हमारा अब इस टॉपिक के अंदर रहता है। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देन विल कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी डिस्कशन। हम इसकी एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे और हमारा एक पीवाईक्यू सेशन अभी रहता है हमारे लास्ट चैप्टर का भी, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका सेशन हम बहुत जल्दी करने वाले हैं इन द कमिंग वीक। और साथ में उसके नेक्स्ट सेशन जो है वो इसका रहेगा, लाइव रहेगा, जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि साथ साथ लेक्चर पढ़ लो, ताकि जब हम पीवाईक्यूज करें तो उससे आपको एटलीस्ट ये हो कि हाँ मुझे ये आता है। क्योंकि पीवाईक्यू से होता क्या है बेटा, आपका पूरा चैप्टर इन अ वन गो रिवाइज हो जाता है। और वो कब होगा, जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे, चैप्टर को साथ साथ में करेंगे, प्रॉपर रिविजन करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।